हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे थॉमस हार्डी की। विक्टोरियन टाइम पीरियड के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का बर्थ हुआ था 2 जून 1840 इन हायर वोकैम्पटन, इंग्लैंड। हिज फादर थॉमस हार्डी सीनियर जो थे उनका नाम भी थॉमस हार्डी ही था। वाज ए लोकल बिल्डर वाइल हिज मदर जेमिना वाज ए सिंपल लेडी। ही स्पेंड एन आइसोलेटेड लाइफ अमिडिस्ट नेचर एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ रूरल लाइफ। इनका जो चाइल्डहुड है वो रूरल एरिया में ही बीता था। He was greatly influenced by the environment he grew up in. His father left him in 1892 and his mother died 12 years later. तो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, उन्होंने जो आशावादी ऑप्टिमिस्ट पोइट माने जाते हैं, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जो उनका वर्क था पीपा पासिस में उन्होंने बोला था कि गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड। तो जो हार्डी है उनको पैसिमिस्ट पोइट माना जाता है, और इन्होंने क्या बोला था कि गॉड इज नॉट इन हिज हेवन और ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही फेमस लाइन है जो हार्डी ने अपने वर्क टेस्ट में लिखी थी कि गॉड इज नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। और जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे उन्होंने लिखा था कि गॉड इज इन हिज हेवन और ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड। तो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो ऑप्टिमिस्ट थे और हार्डी थे वो पैसिमिस्ट पोइट माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। Thomas spent his early life in the rural area. He was educated by his parents, especially his mother, who actively transferred her love for literature to her son. तो इनकी मदर ने ही इनको लिटरेचर पढ़ाया था, इनकी पेरेंट्स ने ही पढ़ाया था। फॉर्मल एजुकेशन इनकी कम हुई है। लेटर ही वेंट टू लास्ट अकेडमी फॉर यंग मैन वेयर ही रिसीव्ड ग्राउंडिंग इन फ्रेंच, जर्मन, मैथमेटिक्स एंड लैटिन। इस अकेडमी में इन्होंने फ्रेंच, जर्मन, मैथमेटिक्स और लैटिन सीखा। अनफॉर्चुनेटली जो इनकी फॉर्मल एजुकेशन थी वो एज ऑफ 16 में एंड हो गई और इनको बाद में हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए कोई चांस नहीं मिला। 1856 में इन्होंने एक आर्किटेक्ट के अंदर काम करना शुरू किया जिनका नाम था जॉन हिक्स, और इस टाइम इन्होंने डिसाइड किया कि इसके साथ वो अपनी जो हायर एजुकेशन है वो शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। In 1862, inspired by his skills, Hicks sent him to King's College, England, where he studied architecture. तो जो जॉन हिक्स थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे इनकी स्किल से, तो उन्होंने आर्किटेक्चर में स्टडी करने के लिए इनको किंग्स कॉलेज इंग्लैंड भेजा। इट वॉज इन द सेम ईयर ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द लोकल पोएट रेवरेंड बार्न्स एंड स्टार्टेड राइटिंग हिज लिटरेरी पीस। तो यहाँ से ये इन पोएट से काफ़ी इम्प्रेस हुए और अपना राइटिंग करियर शुरू किया। मैरिज Since he established his career as an architect, he left for Cornwall on some architectural task. There he met and fell in love with Emma Gifford, and the couple tied the knot in 1874. तो Emma Gifford से इनकी शादी हो गई और इन्होंने बाद में अपना जो आर्किटेक्चर का करियर था उसको छोड़ दिया और फुल्ली ये लिटरेरी करियर में डिवोट हो गए। By that time he had fully developed his writing skills. Unfortunately, Emma's death in 1912 left him devastated. ये इनकी बहुत अच्छी वाइफ थी, इन्होंने काफ़ी इनकरेज किया था इनको राइटिंग के लिए एमा ने, और जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद ये बहुत ही डिवेस्टेटेड हो गए थे। टू ओवरकम हिज ग्रीफ ही मैरिड फ्लोरेंस एमिली, इनकी सेक्रेटरी थी जो इनसे 39 ईयर्स जूनियर थी। सैडली द सेकेंड मैरिज कुड नॉट help him come out of his mental agony. However, he reflected his depression in his poem and dedicated many poems, short stories and a play to his first wife Emma. थॉमस हार्डी की डेथ कैसे हुई? थॉमस हार्डी, a prominent Victorian realist, led a traumatic life after the death of his first wife. तो ये अपनी फर्स्ट वाइफ से, एमा से बहुत ही क्लोज थे। इनकी डेथ के बाद इनकी लाइफ काफ़ी ख़राब हो गई थी। ऑल्सो he was terrified by the destruction caused by World War First. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था? 1914 से 1918 तक 4 ईयर चला था, तो इससे भी काफ़ी परेशान थे। He fell ill with the chest infection and died at Maxgate in 1928. Before his death, he wrote the last poem as a dedication to his first wife. He wanted to be buried near his beloved wife Emma. तो बाद में क्या हुआ कि इनकी फ्रेंड और फैमिली ने जो इनका हार्ट था वो इनकी वाइफ एमा के पास बरी किया, और जो एसेज थी इनकी उनको वो पोएट्स कॉर्नर वेस्ट मिनिस्टर एबे ले गई। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ हिज लाइफ। डी एच लॉरेंस थे, उन्होंने लिखा है स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी। ये उनका वर्क है डी एच लॉरेंस का, जिन्होंने लिखा है स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी। हिज लिटरेरी एफर्ट्स एंड ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर मेड हिम विन ऑर्डर ऑफ मेरिट।
इनको 1910 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, लेकिन नोबेल प्राइज़ नहीं मिला इनको कभी। ये 12 टाइम्स नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन मिला इनको एक बार भी नहीं। आफ्टर हिज डेथ ही वॉज रिमेंबर्ड एज द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियंस। तो इनके कुछ वर्क्स थे वो विक्टोरियन टाइम पीरियड में आए थे, और उसके बाद जो इन्होंने लिखे थे पोइट्री वो आई थी इनके मॉडर्न टाइम पीरियड में। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनका एक वर्क था द लीच गैदरर। तो ये लीच गैदरर से काफ़ी इम्प्रेस थे। इन्होंने लीच गैदरर के बारे में लिखा है कि ये जो पोम है वर्ड्सवर्थ की वो है हिज बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर। अब हम इनके राइटिंग करियर की बात करते हैं। व्हेन हार्डी लेफ्ट हिज करियर एज आर्किटेक्ट, पहले ये आर्किटेक्ट में अपना करियर परस्यू कर रहे थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट जो था वो लिटरेचर में बहुत था, तो इन्होंने आर्किटेक्चर को छोड़ दिया कम्प्लीटली। एंड डिड सो विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ अ टेल अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। सबसे पहले इन्होंने जो कॉर्निल मैगजीन है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में एक टेल लिखी थी, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। His reputation as one of England's newer novelists sustained the Hardy family from that time on. In 1867 to 68 he wrote the class-conscious novel The Poor Man and the Lady. ये इनका फर्स्ट नॉवल था जो उन्होंने लिखा था, लेकिन ये कभी पब्लिश नहीं हुआ था। द पुअर मैन एंड द लेडी ये पब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि जो भी चीज़ इसमें दिखाई गई थी, जो एक उस टाइम के राइटर थे जॉर्ज मेरेडिथ, उन्होंने कहा था कि हार्डी को बोला था कि इसको आप मत पब्लिश कीजिए, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो जो विक्टोरियन ऑडियंस है, जो भी रीडर है, उनको पसंद नहीं आएगा। एडवाइज हार्डी टू राइट अ मोर शेपली एंड लेस ओपिनियनेटेड नोवेल। द रिजल्ट वाज द डेंसली प्लॉटेड डेस्परेट रेमेडीज। तो उसके बाद इनका एक वर्क आया डेस्परेट रेमेडीज। द पुअर मैन एंड द लेडी इन्होंने पब्लिश नहीं किया था, विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंटेम्प्रेरी सेंसेशन फिक्शन ऑफ विकी कॉलिन्स। द नेक्स्ट नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो 1874 में आया था, इसको हम बाद में डिटेल में करेंगे। इंट्रोड्यूस द वेसेक्स एरिया। वेसेक्स एक तरह से फिक्शनल टाउन है, हार्डी के कई वर्क में इसको यूज़ किया गया है। और इसी तरह से जैसे अमेरिकन राइटर है विलियम फोकनर ने भी इमेजरी टाउन को यूज़ किया है, उनका है योकनापाटवा। तो उनकी जो काफ़ी वर्क्स हैं उनकी सेटिंग योकनापाटवा में है। इसी तरह से इंडियन राइटर है आर के नारायण ने भी अपने वर्क्स के लिए एक फिक्शनल टाउन यूज़ किया है मालगुडी। उनके भी कई वर्क्स हैं जो मालगुडी में सेट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्डी है उनका वेसेक्स है, विलियम फोकनर का योकनापाटवा है, और जो मालगुडी है वो है आर के नारायण का। और जो ये फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड है ये भी वेसेक्स में सेट है। और एक और इनका वर्क है टेस, उसकी भी सेटिंग, जिसमें इन्होंने लिखा था कि गॉड इज नॉट इन हेवन एंड नॉट राइट विद द वर्ल्ड, वो टेस से लिया है, टेस में लिखा था उन्होंने। द नेक्स्ट टू नॉवेल्स द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो 1878 में आया, द मेयर ऑफ द कैस्टरबरी जो 1886 में आया, स्टैब्लिश्ड हार्डी एज अ फॉर्मिडेबल राइटर। ये वर्क्स इनके काफ़ी फेमस हुए थे। उसके बाद हार्डी पब्लिश टू मोर नॉवेल्स, टेस ऑफ द डवरविले जो 1891 में आया था, जूड द ऑब्सक्योर जो 1895 में आया था, विच वर हिज लास्ट लॉन्ग फिक्शन वर्क। ये जो नॉवल था जूड द ऑब्सक्योर, इसका कंटेंट था जिसने विक्टोरियन ऑडियंस को काफ़ी परेशान कर दिया था, और काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था। ऐसा बोला जाता है कि इस वर्क को पढ़ के लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो एक तरह से हार्डी भी इस वर्क के बाद इन्होंने अपना फिक्शन में या नॉवेल लिखना छोड़ दिया था, ये पोइट्री भी लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने। द लास्ट नॉवल चैलेंज द सेंसिबिलिटीज ऑफ विक्टोरियन रीडर्स, जो जूड द ऑब्सक्योर है वो, विद सिचुएशन दैट रफल्ड मैनी ए विक्टोरियन फीदर्स, immoral sex, murder, illegitimate children, and the unmarried living together. Heated debate and criticism over these two books helped Hardy decide that he would rather write poetry. In fact, so stung was he by the criticism of his works that Hardy did not write another novel. इसके बाद उन्होंने कोई भी नॉवेल नहीं लिखा। Hardy wrote short stories, poems, and plays for the rest of his life. Two further volumes of poetry and short stories appeared. The Dynasty. The Dynasty है इनका ये वर्स ड्रामा है, और अ ड्रामा ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स 1903 से 8 में आया था। इसको क्लोजेट ड्रामा भी बोलते हैं, मतलब ये क्लोजेट ड्रामा है। और क्लोजेट ड्रामा क्या होता है कि इस तरह के ड्रामा जिनकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, जो सिर्फ रीडिंग पर्पज़ के लिए लिखी जाती है, जिनको आप रीड करते हो, उनको थिएटर में या कहीं परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। इनका पर्पज़ होता है सिर्फ रीडिंग का। द डायनेस्ट जो हार्डी का है वो क्लोजेट ड्रामा है, और इसमें क्या है, इसमें है ये 3 पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में है, 19 इसमें एक्ट हैं और 130 सीन्स हैं।
130 सीन्स हैं, 3 एक्ट में हैं, 19 सीन है और नहीं सॉरी 3 पार्ट्स में है ये, 19 एक्ट है और 130 सीन्स हैं इसमें। हार्डी वॉज क्वाइट प्रोलिफिक ड्यूरिंग दिस पीरियड, writing some 1900 poems on a variety of subjects. In 1912, Hardy's wife Emma died, ending 20 years of domestic estrangement. In 1914, Hardy married Florence Emily, with whom he lived until his death on January 11, 1928. Hardy's body was buried at Westminster Abbey, Poets' Corner, while his heart was buried at Stinson, England, near the grave of his ancestors and his first wife Emma. His second wife was later buried near her husband. तो हार्डी की बायोग्राफी कंप्लीट हो गई है। इनकी कुछ वर्क्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हम डिटेल में 1 बाय 1 करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड को करेंगे, उसके बाद जो बाकी के वर्क है उनको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।